मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेगुलेटरी ग्रुप। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता है कि 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यूज हैं, तो उन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं आज से। बेसिकली ये एमसीक्यू सीरीज होगी एक, जिसमें क्या होगा कि हम हर चैप्टर के कुछ कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एमसीक्यूज को हम लेंगे ताकि क्या है हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर कर सके। ठीक है, तो जैसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, पहला चैप्टर आपका कौन सा है? रियल नंबर्स। तो उसी रियल नंबर्स के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सीबीएसई के अंदर, बोर्ड के अंदर, जो एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे आज। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ m इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू पी क्यू क्यूब एंड q, देन फाइंड द HCF। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर रियल नंबर्स में मैं बात करूं आपसे, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा जिसमें आपसे या तो HCF पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है LCM। जैसे कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर HCF पूछा गया है, तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके नाम्स को आपको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उसमें क्या हाईएस्ट कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो M आपके पास क्या है? पी क्यू स्क्वायर, और n आपके पास क्या है? पी क्यूब क्यू। ठीक है, तो अगर इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन जो है, तो देखिए अगर p की पावर में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर p की में क्या है? p क्यूब है, और q के में हाईएस्ट पावर क्या है? q स्क्वायर। हाईएस्ट पावर p के में क्या है? p क्यूब है। ठीक है, और q के इसमें पावर में क्या है? q स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस मतलब को ऐसे समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। बट आपको इसके मतलब को बहुत अच्छे से समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि मैक्स टू मैक्स इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है। मैक्स टू मैक्स इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो मैक्स टू मैक्स अगर हम दोनों में देखें, तो मैक्स टू मैक्स दोनों में अगर हम देखेंगे तो p कॉमन दिखेगा आपको, और अगर नीचे वाले टर्म में देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स q। अगर हम देखेंगे तो दोनों टर्म्स में आपके पास केवल p और q हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्स टू मैक्स क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो वो मैक्स टू मैक्स कॉमन क्या हो जाएगा? p और q। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे ज्यादा पावर किसकी है वो हमें कॉमन निकाला है। नहीं, हाईएस्ट कॉमन मतलब मैक्स टू मैक्स हम इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ p की पावर q है और यहाँ p की पावर 1 है, तो p की पावर 1 एक कॉमन निकल सकता है, और यहाँ पर q का स्क्वायर है और यहाँ q की पावर 1 है, तो यहाँ पर एक q कॉमन निकल सकता है। तो नेचुरल सी बात है HCF जो होगा उसका क्या होगा? p एंड q। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और उस क्वेश्चन के बिहाफ पर ही आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो सेम आपके पास है HCF को प्राइम्स ऑफ A एंड B। ठीक है, सबसे पहले हमें को प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो 1 से डिविजिबल हो। मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और उसके अलावा कोई नंबर जो हो तो वो 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स, हम ले लेते हैं 2 और 3। जैसे कि हमने दो प्राइम नंबर ले लिए 2 और 3, तो 2 और 3 को अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो 2 केवल सेल्फ से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। सिमिलरली 3 एंड 1, 3 भी अगर हम बात करेंगे तो 3 भी केवल सेल्फ से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। अगर इसमें हम एक पेयर फॉर्मेशन की कोशिश करने की कोशिश करें, तो जो कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं बोल के यहाँ पर आप कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2,3, 3,4, देन इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली 4, हाँ बेसिकली आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव कॉमन नंबर्स को भी आप बोल सकते हैं, पर इतना परफेक्टली आपके डेफिनेशन कंसेक्यूटिव कॉमन नंबर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक यही ध्यान रखना है कि जो आपके को प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होंगे? सेल्फ से डिविजिबल होंगे और 1 से डिविजिबल होंगे, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अगर आपका ए और बी अगर हम बात करें, ए और बी अगर दो आपके पास ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं, तो इनके बिहाफ पर अगर हमें इसका HCF फाइंड करना हो, तो अभी आपको मैंने बताया
कि एक तो ये सेल्फ से डिविजिबल होंगे और एक ये 1 से डिविजिबल होंगे, सिमिलरली बी भी सेल्फ से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। इन दोनों के अलावा कोई डिविजिबिलिटी इनकी नहीं बनती है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो निकल के आ रहा होगा वो क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी 1। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसमें सेल्फ का डिविजिबल हो, जो सेल्फ से डिवाइड हो, इसके साथ साथ किससे हो 1 से डिवाइड हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो होप आपको एक क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर आप कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, बेसिकली इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, दो इंटीजर्स के मल्टीपल को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमने ले लिया 2 इंटू टू, ये दो इंटीजर्स हो गए, इनका मल्टीपल क्या हो गया 4। तो अगर हम बात करें पूरे जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास क्या हो गया 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया आपके पास 4। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जो मल्टीपल होते हैं दो इंटीजर्स के। ठीक है, दो इंटीजर्स के जो मल्टीपल होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आपको क्या पूछा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स भी आपको पता है जिनमें सेल्फ का डिवीजन जाएगा, तो बेसिकली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 2। तो अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया आपके पास 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया आपके पास 4। वो कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ आपको। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर, जो दो इंटीजर्स होते हैं उनके मल्टीपल को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि आपके पास हमने इनिशियल लेवल पे दो हमने इंटीजर्स ले लिए हैं, तो देखिए आप 2 और 2 दो इंटीजर हो गए आपके पास, इनका मल्टीपल क्या होगा 4। तो ये क्या है आपके पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो जब हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 और इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हम उसे ऐसे नंबर्स में डिवाइड करेंगे, उनके हम इस नंबर से हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे कि वो जो फैक्टर्स आने चाहिए वो प्राइम नंबर में आने चाहिए। अब आपको पता है एलसीएम, हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको फिर बताया था एचसीएम में कि इनके नाम के ऊपर नहीं जाना है, इनके नाम के ऊपर नहीं जाना है। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि सबसे आप इसमें कम से कम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वही आंसर होगा जो सबसे कम कॉमन, नहीं, वो आपको कॉमन तो निकालना ही निकालना है, इसके अलावा जितने भी वैल्यूज बचेंगे वो सब भी इसमें काउंट होगी। तो जस्ट इमेजिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लीस्ट कॉमन तो एक तो आपका आ गया 2। ठीक है, और इसके अलावा रेस्ट वैल्यू जो बचती है वो कितनी है 2। तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 4। तो फिर आपको बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएफ में कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम से जस्ट अपोजिट को समझना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों नाम्स में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना है। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो होप ये क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव द टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, तो मे भी चांसेस है सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आपसे इस साल भी पूछा जा सके। टर्मिनेटिंग वैल्यूज या टर्मिनेटिंग नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि आप उसमें कितनी वैल्यूज को उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं कितने डिजिट तक, पॉइंट के बाद आप उसे कितने डिजिट तक सॉल्व कर सकते हैं, तो वो होता है टर्मिनेटिंग वैल्यूज। अब टर्मिनेटिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने का या टर्मिनेटिंग वैल्यूज को देखने का एक सिंपल तरीका होता है कि कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली या कोई भी रेशनल नंबर, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, उसको पहचानने का एक बहुत ईजी तरीका होता है कि आपके पास जो नीचे होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए 10 का। अगर वो 10 का मल्टीपल है तो इट मींस वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब 10 के मल्टीपल में भी आप ये दे सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स को अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 और 5। मतलब अगर आपके किसी भी रेशनल नंबर में, अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी वो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर के अंदर आपके पास जो क्यू है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर होता है आपका और ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है अगर वो मल्टीपल है 2 और 5 का, अगर वो मल्टीपल है 2 और 5 का, तो इट मींस वो वैल्यू एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इट मींस वो वैल्यू एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग वैल्यू है, उसको आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं केवल 2 और 5 ही, मतलब 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर m की फॉर्म में हो सकता है या फिर 5 की पावर n की फॉर्म हो सकती है। तो वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ बताया कि वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 की पावर m की फॉर्म में या 2 की पावर 5 की पावर n, कुछ भी हो सकता है। 2 की पावर m मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5, सेम एज 5 की भी कुछ भी हो सकती है, बट दोनों सेम होनी चाहिए।
दोनों सेम होनी चाहिए, m इक्वल्स टू n होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? रीजन बिहाइंड इट, टर्मिनेटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली 2 की पावर m और 5 की पावर n जब कॉमन होगा, जब भी वो 10 के मल्टीपल बनेंगे एग्जैक्ट, जब भी वो एग्जैक्ट 10 के मल्टीपल बनेंगे। तो देखिए अगर हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स के टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें इस चीज में, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 15 डिवाइड बाई 125, 15 डिवाइड बाई 125 है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 125 के जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 15 डिवाइड बाई 5 क्यूब, 15 डिवाइड बाई 5 का क्यूब आपको यहाँ से इजीली दिख रहा होगा आपको कि 5 का क्यूब होगा वो आपका 125 होगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चले तो सेकंड जो आपके पास वो क्या है, 5/18, 5/18 है, ठीक है। 5/18 को अगर हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, तो देखिए 18 जो है वो आपका किसका मल्टीपल निकल के आएगा, तो 5, ठीक है। 18 को अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, जस्ट एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, अगर हम 18 को एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 18 का, तो देखिए कितना होगा आपके पास, 2 9 देन 3 3 एंड 1। अब अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास 3 के मल्टीपल्स आ गए हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें बेसिकली मल्टीपल्स हमने बताया था अभी मैंने आपको कि किसके होने चाहिए, 2 का या फिर 5 का, ठीक है। 2 और 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तभी आपका वो टर्मिनेटिंग वैल्यूज में काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस आपका सेकंड ऑप्शन तो गलत है। थर्ड ऑप्शन पे चले हम, तो 2 डिवाइड बाई 21, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जब 21 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 21 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सेम चीज आएगी आपके पास, क्योंकि 21 में भी 2 और 5 के मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 21 में अगर हम देखें तो 21 में भी आपके पास 2 और 5 के मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं, 3 और 7 है। तो इसका मतलब ये भी थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है, 7/250, लास्ट ऑप्शन आपके पास 7/250। तो 250 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली इसमें आपके पास 2 और 5 के मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिमिलरली अगर आपको देखें हम, तो यहाँ पर 2 और 5 के 3 मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट हो रहे हैं। तो इट मींस जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम बोलें तो फर्स्ट ऑप्शन आप, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, और फर्स्ट भी आपका करेक्ट है। हालांकि अगर इसको हम बोलें तो ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने 5 के मल्टीपल्स हैं उतने हम 2 के मल्टीपल्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस के बेसिस पे जाए तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। सेकंड और थर्ड दोनों गलत है आपके पास। थर्ड ऑप्शन में जाए तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन गलत है आपके पास। देन फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है, इन दोनों में अगर आप देखें तो इजीली आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स जिनको हम एक्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग नंबर्स में होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 के मल्टीपल्स का होना जरूरी है, 2 या 5 के मल्टीपल्स का होना जरूरी है, ठीक है। अब जब हमने क्वेश्चंस में चेक किया तो हमारे पास हमने देखा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 के मल्टीपल्स है। देन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 और 3 का मल्टीपल है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, 3 का मल्टीपल हमें रिक्वायर्ड नहीं है। देन अगर हम थर्ड ऑप्शन पे देखेंगे तो इसमें भी आपके पास 3 और ये 7 का मल्टीपल है, तो 3 और 7 के मल्टीपल्स भी आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। देन हम फोर्थ क्वेश्चन पे ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास 2 और 5 के मल्टीपल्स अवेलेबल हैं। तो इस मींस हम ये बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन तो एक्जैक्टली करेक्ट है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है उसे हम टर्मिनेटिंग वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट को भी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट मानेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट एंड फोर्थ पेयर की फॉर्म में आपसे ऐसे पूछा तो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्मिनेट्स। देखिए सेम आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि कितने डेसिमल वैल्यूज के बाद ये टर्मिनेट हो सकता है। तो मैंने आपको टर्मिनेट का अभी मतलब समझाया था कि जो 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर वो अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 2 और 5 की पावर्स आपके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है इसको हम टर्मिनेट तो कर सकते हैं या टर्मिनेटिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 2 और 5 की जो पावर्स होती है वो m और n जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो आप इजीली इसको टर्मिनेट कर सकते हैं।
अगर वो इक्वल है तो आप उसको इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो आपको उसे पहले टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इक्वल है तब तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको सबसे पहले उसे टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये है आपके पास 12 डिवाइड बाई 2⁵ इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करें आगे, ये देखिए अगर हम इसको कंसिडर करना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये एग्जैक्टली आपको क्या दे देगा वैल्यू, 12 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, यही देगा आपको। ठीक है, आप इसको देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है, उसको आप 10 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर आप इजीली कन्वर्ट करके देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए तो ये तो एग्जैक्टली आपको टर्मिनेटिंग वैल्यू दे देगा, बट जो 2 है वो आपको एग्जैक्टली टर्मिनेट वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जितनी 2 की पावर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर कितना है यहाँ पर 1 है। तो सिमिलरली हम 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, तो अगर 12 इंटू 5 कितना होता है आपके पास 60, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 60। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। कैसे हुआ है, 10 का स्क्वायर आपके पास अवेलेबल था, 5 इंटू 10 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 10 की पावर 3। पावर्स ऐड होती हैं, आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 1, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, यानी 10 की पावर 3। तो अगर इसको हम अगर और इजीली सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइड बाई 1000। अब जितने जीरो है उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 और 3। तो अगर इसका हम आज को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.060। तो अगर हम देखें तो कितने पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है 1 2 और 3। तो 3 पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है वो एक्सपेंशन जो है इसका वो टर्मिनेट्स है, मतलब वो एग्जैक्टली खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो हम कितने पॉइंट्स के बाद बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स के बाद, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जो भी क्वेश्चंस एक्सपेंशन के टर्मिनेट्स वाले आएंगे तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टर्मिनेट्स वैल्यू के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो डिविजिबल होता है, मतलब जो आपके डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल है तो उसके बाद आपको चेक करना है कि उनकी पावर्स क्या सेम है। अगर पावर सेम है तब तो वो इजीली टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो पावर सेम नहीं है तो उन्हें हमें टर्मिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि 2 और 5 की पावर जो थी वो सेम नहीं थी, तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो पावर सेम नहीं थी उन पावर्स को हमने सेम किया और उसके बाद इसको इजीली टर्मिनेट किया। और टर्मिनेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये 3 पॉइंट्स तक टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाने की सीबीएसई में बहुत 100% चांसेस हैं। ठीक है, देखिए हम तो गैस ही कर सकते हैं, सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, बट जहां तक है सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है, अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं एक बार। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन साइड से होता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए बेसिकली मैंने आपको बता दिया टर्मिनेट्स के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। रेशनल नंबर्स इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। आपसे क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स विल बी। कि दो नंबर है जैसे कि पी और क्यू की फॉर्म में हो सकता है, ए और बी की फॉर्म में हो सकता है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दो जो नंबर हैं अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ सेम है। तो देखिए एचसीएफ क्या था आपके पास, मैंने आपको बताया था एचसीएफ का मतलब क्या था आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एलसीएम था वो आपके पास क्या था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट
कॉमन फैक्टर। तो देखिए अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है? आपको सबसे अच्छे से समझना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बताया था कि नाम पे नहीं जाना है, हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर का मतलब क्या है, इसको जस्ट उल्टा सोचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर हमने दो नंबर है हमारे पास, ए और बी दो नंबर है, अगर इनके अंदर केवल एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम सेम है, एचसीएफ और एलसीएम सेम है, तो इट मींस वो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आपके पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी है जो आपको पता होगा, ठीक है। इस इंपेरिकल फॉर्मूले से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर भी अगर आप देखेंगे तो वो नंबर्स आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे? देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम है, तो अगर इसको हम बोलेंगे तो जैसे कि एक्स माना तो हमने ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर्स का जो प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो भी आप इस तरह से बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इंपेरिकल फॉर्मूले से देख सकते हैं, और जनरल वे में भी देख सकते हैं कि अगर एचसीएफ और एलसीएम सेम है तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन होगा वो एक टर्म, जैसे कि हमने बोला ए और बी दो नंबर से, तो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ सकता है वो 1 आ सकता है, ए और बी में ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है वो क्या हो सकता है, 1 कॉमन आ सकता है। अब यही एलसीएम है और यही एचसीएफ है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो इसलिए आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सेम यानी इक्वल, ठीक है, सेम है नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल। अच्छा फिर बात बताता हूँ आपको मैं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपेरिकल फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, टाइपिंग मिस्टेक है, डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन, ठीक है, ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया आपके पास, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो देखो आपको सबसे पहले नंबर इस चीज से पकड़ना है, आपसे पूछा जाएगा, दो चीजें पूछी जाती हैं, द हाईएस्ट डिविजिबल या हाईएस्ट नंबर, या आपसे पूछा जाएगा लीस्ट नंबर या लोवेस्ट वैल्यू, लीस्ट, लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। तो या तो आपसे लीस्ट पूछेगा या लोवेस्ट पूछेगा, ठीक है, इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपसे हाईएस्ट या ऐसे कुछ पूछा जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या फाइंड आउट करना है उन दोनों नंबर्स का, एचसीएफ, क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ। और जब आपसे लीस्ट या लोवेस्ट पूछा जाएगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है उसका, ये ध्यान रखना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट पूछा है तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि क्या पूछा है, मैंने आपको फिर बताता हूँ, लीस्ट, लोवेस्ट ऐसा करके कुछ पूछेगा आपसे तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, और आपसे हाईएस्ट या हायर वैल्यू कुछ पूछेगा तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल हो जाए, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 हो गया, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, देन 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपके पास 3, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 2 into 2, ठीक है, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 5, देन 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 3, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 7, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 2 into 2 into 2, देन 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 3 into 3, देन 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास 2 into, ठीक है, 2 into 5। तो बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं आपके पास। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आपको पता ही है, सबसे पहले आपको कॉमन देखना है कि जो जो कॉमन वैल्यूज आपके पास निकल के आ रही है तो वो कॉमन आपको फाइंड आउट करना है। उस कॉमन के बाद अच्छा 1 to 10 इंक्लूसिव है, ठीक है, ठीक है, तो कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद उसमें क्या चेक करना है आपको कि कॉमन के अलावा जो रेस्ट वैल्यूज है, कॉमन के अलावा जो रेस्ट वैल्यूज है उनको भी आपको कंसिडर करना है। कॉमन वैल्यूज, कॉमन के अलावा जितने भी वैल्यूज है उनको भी आपको कंसिडर करना है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि आपको सारे जो एलसीएम है इस वैल्यू का वो आपको एलसीएम मिल जाएगा। जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या कॉमन निकल सकता है, सब जगह से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए आप
जो वैल्यूज कॉमन निकल निकल के आएंगे, अगर उनको आप जब डिनोमिनेट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2520। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम निकालना आपको आता है, एचसीएफ निकालना आपको आता है। मैं फिर बताता हूँ एलसीएम का मतलब क्या होता है। जो हाईएस्ट कॉमन इनमें से निकल रहे हैं पहले उन्हें सेपरेट कर लीजिए, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज बचती है उन वैल्यूज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 2520। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स उन कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करके और फिर जो बाकी बची हुई वैल्यूज है उनको लिख के आप इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 80, 28 and 32। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे इसी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, बट इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले देखिए आप इस चीज के अंदर हमको देखिए तो दो चीजें गिवन है, रिमाइंडर गिवन है आपको पास दो नंबर्स के। 8 जो रिमाइंडर है वो 28 का है, और जो 12 रिमाइंडर है वो किसका है, 32 का रिमाइंडर है। ठीक है, 8 जो रिमाइंडर है वो किसका है, 28 का है, और जो 12 रिमाइंडर है वो 32 का है। तो अगर हम इनमें से रिमाइंडर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 20 and 20। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज में से वो रिमाइंडर्स को माइनस करते हैं और आपके पास इस तरह की कोई वैल्यूज आती हैं जो सिमिलर हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए पहले आप ये चेक कर लेंगे, उस चेक करने के बाद अब हम देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों सेम वैल्यू देंगे आपको, सिमिलर वैल्यूज आपको मिलती हैं, बट क्या होता है थोड़ा सा तरीका आपको डिफरेंस है, क्योंकि 20 सेम नंबर आने के बाद क्या हो उसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देखिए दो नंबर आपके पास 28 और 32। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 2 1 4 2 7 देन 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 7, और 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो 32 का कितना आ जाएगा आपके पास, 16 ठीक है, ये हो जाएगा पास 2 4 4 4 16 16 32। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से। तो आपसे क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। कौन सा पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, हमें एलसीएम क्यों फाइंड आउट करना होता है इसका, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो मैंने आपको बताया था लीस्ट। जहां आपसे बोला जाएगा लीस्ट या लोवेस्ट, तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर इसमें एलसीएम देखेंगे सबसे पहले हम कॉमनली फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कॉमन यहाँ से आपके पास 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है। उसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज है उनको आपको ऐसे कैसे लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की कितना हो जाएगा आपके पास, 4 2 8 इंटू 7। ठीक है, तो 8 इंटू 7 कितना होगा आपके पास 56, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4 इंटू 56 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 224। कितना है आपके पास 220, 224 आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास एलसीएम। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आपको स्मॉलेस्ट या लीस्ट या लोवेस्ट पूछा जाए आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करा हमने, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। एलसीएम लेने के लिए हमने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती है उनको कॉमन वालों को पहले सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बची हुई जितनी भी वैल्यूज है उनको एक साथ कंबाइनली ले लेते हैं। तो इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया तो इसका आंसर कितना है 224। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि हमने लोवेस्ट वैल्यू देखा है, लेकिन उस लीस्ट नंबर में हमने क्या बोला था कि आपके पास ये रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं। ठीक है, क्या है आपके पास, ये रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं। तो अगर हम इन रिमाइंडर्स का सम देखें तो वो रिमाइंडर्स का सम कितना होगा, 8 + 12 कितना होगा आपके पास 20। तो उस रिमाइंडर को जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब उस रिमाइंडर को, जो दोनों नंबर्स का रिमाइंडर है उनके सम को जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 204, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्यों, उसका रीजन क्या है कि बेसिकली आपको ये पूछा गया है कि इन दोनों के अंदर लोवेस्ट नंबर जो रिमाइंडर देगा, मतलब जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को, जब उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर से, इन दोनों नंबर से जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स है वो आपके पास 8 और 12 आना चाहिए, 8 और
12 आना चाहिए। तो उस 8 और 12 रिमाइंडर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और फिर एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, ये हाईएस्ट नंबर हो गया या सॉरी जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपके पास जो इससे डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से, बट वो रिमाइंडर भी देगा। तो उस रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, अब इसमें ये दोनों नंबर्स का है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के रिमाइंडर्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपके पास कितना है, 20। जब उस 20 को इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो इसकी क्या है 204। आपको ध्यान रखना है, आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर सीबीएसई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो ये 224 ऑप्शन होगा ना, ये हमेशा यहाँ रखेगा सीबीएसई फर्स्ट ऑप्शन में। और बच्चे क्या देखते हैं कि हाँ ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर बोला था हमने, स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम निकाल लिया, ठीक है तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। जबकि आपको ऐसा ध्यान रखना है इस चीज का कि वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, आपको देखना है कि आगे रिमाइंडर्स भी गिवन है या नहीं। तो रिमाइंडर्स अगर गिवन हो तो रिमाइंडर्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को सॉल्व करना है। होप ये क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज। देखिए आपको क्या पूछा, द प्रोडक्ट, ठीक है क्या पूछा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब जो जीरो नहीं है। रेशनल नंबर्स आपको पता ही है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है जिसमें क्यू आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। और इरेशनल नंबर्स आपको पता है अंडर रूट में जो वैल्यूज होती हैं उस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बात की कि पी और क्यू अगर मैंने कोई वैल्यू लिए और मैंने अंडर रूट ए ले लिया है, तो आपको ये बोला है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है आपके पास एंड इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने। जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, जब क्या करते हैं हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो पी अपॉन क्यू इक्वल इनटू अंडर रूट ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, पी अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई क्यू। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रूट की वैल्यू है तो ये क्या है इरेशनल, क्या है ये आपके पास इरेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इनरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, इरेशनल नंबर में होगा, ठीक है। तो ऑलवेज इरेशनल नंबर, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको प्राइम फैक्टर से इसके फाइंड आउट कर लेना है आपको पास, ठीक है। प्राइम फैक्टर जब आप इसके फाइंड आउट कर लेंगे सारे, ठीक है, तो उस प्राइम फैक्टर्स को आपको सॉल्व करना है तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, बस खाली रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लिए, फिर आपको क्या बोला, लीस्ट नंबर बोला है, आपको क्या बोला है, लीस्ट नंबर बोला, तो नेचुरल सी बात है लीस्ट नंबर बोलते हैं हमें समझ जाना क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। लीस्ट नंबर बोलते हैं हमें समझ जाना क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इजीली आपको वो नंबर मिल जाएगा, वो नंबर क्या होगा 2520। एलसीएम निकालना आपको पता ही है, सबसे पहले क्या करना है, इनमें से जो कॉमन है वो उन कॉमन वैल्यूज को बाहर निकालना है और उसके अलावा जो बची हुई वैल्यूज है उन सबको साथ लिख के मल्टीप्लाई करके हमें आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल वैल्यूज के बाद ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या टर्मिनेटिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 की पावर m है और 5 की पावर n है और m और n इक्वल है तो ये इजीली टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है 1250, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1250, ठीक है। तो जब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपके पास, उसको आपको देखना है 6 2 2 4 5, देन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 125, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ गए आपके पास, 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ठीक है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने बताया आपको कि क्या होना चाहिए, डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए 2 और 5 का मल्टीपल तो है, बट इसमें एक इशू है, वो इशू क्या है आपके पास कि जो मल्टीपल है वो m और n जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हमें इसे टर्मिनेटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास क्या है, 2 की वैल्यूज कम है, 2 की वैल्यूज कम है, मतलब 2 की पावर्स जो है वो कम है, 5 की पावर तो 4 है हमारे पास, बट 2 की पावर एग्जैक्टली नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4
सॉरी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका रीजन 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 4। भाई नीचे 5 की पावर 4 तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, 2 की पावर 1 भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप 2 की पावर 3 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 4 आपके पास पहले से अवेलेबल है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। कितना हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 4 और जैसे ही वो 10 की पावर में कंप्लीट हुआ तो आप उसको इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए इजीली टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम ये वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि आपके पास टर्मिनेटिंग कैसे होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो 2 और 5 की जो वैल्यूज है 2 और 5 की जो वैल्यूज है पावर्स में जो है m और n अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा ये इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। इजीली टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में 10 आ जाएगा और 10 के बेसिस पे यानी 10 के मल्टीपल के बेसिस पे आप इजीली पॉइंट्स को लगा सकते हैं, पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ये देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1458 इंटू 2 की पावर 3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 4 10 की पावर 4। सेम अगर इसको हम आगे लिखेंगे तो 14587 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 का मतलब हो गया ठीक है इस तरह से 10,000 अब गया आपके पास ठीक है 10 की पावर 4 हो गया। तो अगर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए एक 1 2 3 और 4 तो 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे जब हम ऊपर न्यूमरेटर में बात करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर 4 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। कितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इट मीन हम बोल सकते हैं कि कितने कितने डेसिमल प्लेस तक होगा ये तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक आपके पास क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा या ये टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने आपको फिर बताया टर्मिनेटिंग वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। टर्मिनेटिंग वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 4 डिजिट तक क्या हो जाएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8। देखिए ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। मैंने आपको बताया था रिमाइंडर्स को आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्या पूछा है लार्जेस्ट या हाईएस्ट तो इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम HCF। तभी मैंने आपको बताया जब लार्जेस्ट हाईएस्ट इस तरह की चीजें पूछी जाएगी तो अभी क्या करना है HCF और जब लीस्ट लोवेस्ट पूछा जाएगा तो आपको फाइंड आउट क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो 70 एक नंबर है आपके पास और दूसरा नंबर कितना है 125 70 और 125। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे रिमाइंडर तो रिमाइंडर इसमें से बच रहा है आपके पास 5 और इसमें से रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 8। ठीक है दोनों नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर्स ही आपके पास बच रहे हैं। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे ठीक है जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 65 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 125 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कैरी करेंगे यहाँ पर तो 15 आ जाएगा 8 के बाद 7 ठीक है 7 आ जाएगा आपके पास तो 117 जो नंबर है आपके पास वो क्या है 65 एंड 117 65 और दूसरा नंबर क्या है 117। जब इन दोनों का आप HCF फाइंड आउट करेंगे क्या फाइंड आउट करेंगे आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है वो भी आपसे वही पूछा है आपके पास क्या पूछा है HCF पूछा है। अच्छा HCF फाइंड करने के तरीके आपको पता ही है। उसके अलावा हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमना जिसके बारे में हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक मतलब बात नहीं की है तो उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना से इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना आपको पता ही होगा। ठीक है जिस तरह से अगर इसको लिखना चाहे तो P इक्वल्स टू AQ प्लस R। ठीक है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना। ठीक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना के बारे में बताया गया है। ठीक है अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना को यूज करते हुए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इजीली HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है देखिए इक्विवेलेंस डिवीजन लेमिना क्या आपके पास P इक्वल्स टू AQ प्लस R। R यहाँ क्या होता है आपके पास रिमाइंडर। R क्या होता है आपके पास यहाँ रिमाइंडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है तो अगर 65 और 117 65 और 117 का अगर हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर इन दोनों नंबर्स में हम देखें तो हाईएस्ट नंबर को आपको इस तरफ लिखना होता है। P की जगह आप हाईएस्ट नंबर लिखेंगे। देखिए मैं फटाफट ब्रीफ में समझा रहा हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है इसलिए मैं हर क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाके बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ ताकि हम इजीली इनको सॉल्व कर सके फटाफट आंसर्स दे सकें। ठीक है अगर अब इसमें हम देखें तो आपको सेकंड नंबर जो है वो क्या है आपके पास 65 है। तो हमें देखना है कि 65 में कितने मल्टीपल में जा रहा है। अगर आप 65 का डबल देखेंगे तो 65 का जो ट्वाइस है वो क्या होगा इसका 65 अगर 2 टाइम्स आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो इसका मतलब हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा इनटू 1। ठीक है इसको सेम वही तरीका है जैसे आप बचपन में डिवाइड करते थे इस तरह से ये वो सेम वही तरीका है 117 65
ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये 65 आप यहाँ लिखते थे, उसके बाद इन दोनों को माइनस करके सबट्रैक्ट जो वैल्यू आती थी वही दे, तो वही तरीका है ये। ठीक है, ये जो वैल्यू है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ रखते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो क्वेश्चन वैल्यू आती है यहाँ से उसको हम यहाँ लिखते हैं, और प्लस रिमाइंडर जो होता है, जो आर आपने लिखा है वो यहाँ जो बचा हुआ रिमाइंडर वैल्यू होगी उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो सेम वही तरीका है जो आप बेसिक बचपन छोटी क्लासेस में यूज करते थे, छोटी क्लासेस में यूज करते थे, वही तरीका है, बट उसको थोड़ा फॉर्मलाइज्ड वे के अंदर कन्वर्ट करा है। क्या करा है, फॉर्मलाइज्ड वे के अंदर कन्वर्ट किया है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है बस खाली। ठीक है, कोई नया मेथड नहीं है, केवल जो फॉर्मूले के अंदर उसको कन्वर्ट किया है। तो देखिए अब 65 1 जा 65 होगा, जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 117 में से 65 को, तो कितना आपके पास 2। ठीक है, कितना आपके पास 2 आ जाएगा, और अगर 11 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 52। ठीक है, नंबर को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाई को ऐड भी कर सकते हो, ये 7 हो जाएगा 117, इसका मतलब करेक्ट है आपके पास। तो लास्ट रिमाइंडर जो बचेगा आपके पास कितना बचेगा 52। ठीक है, अब इसको आप और बियॉन्ड सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आपको पता ही है कि उस नंबर को हम बाद में फिर और दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 52। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे हम, बेसिकली किसके मल्टीपल देखेंगे, 65 के मल्टीपल में चेक करेंगे, तो 65 का मल्टीपल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 52 के बिहाफ पर होना चाहिए। 65 का जो मल्टीपल होना चाहिए वो किसके बिहाफ पर होना चाहिए, 52 के मल्टीपल में। तो सेम ऐसा हम करेंगे 52 1 जा 52, क्योंकि 2 टाइम्स पे क्या हो जाएगा, वो और बड़ी वैल्यू चल जाएगी। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी में आपको इनको सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्या है हमारे पास टाइम इतना बचा नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो बेसिकली आपके पास कितना नंबर बचेगा, 3 and 1 13। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 13 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 13। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। जब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप जो 52 है वो एक तरीके से डिविजिबल की तरफ आ जाएगा, और जब हम ये नंबर्स को लेंगे जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है, ठीक है, ठीक है, 65 को पहले यहाँ लिया है हमने, 52 को यहाँ पर हमने यहाँ लिया था, रिमाइंडर 52 बचा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 52 को यहाँ ले लेंगे इस तरह से, और अब नेक्स्ट जो नंबर बचेगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, 13 के मल्टीपल पे देखेंगे तो 13 के मल्टीपल में एग्जैक्टली 4 टाइम्स, ठीक है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स आपके पास क्या मिल रहा है, 52 मिल रहा है, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो बस जहां पर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां पर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा तो इट मींस वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर जैसे आपके पास यहाँ पर 0 आया, तो अगर आप जो लास्ट मल्टीपल आप देख रहे होंगे, जो लास्ट मल्टीपल आप देख रहे होंगे वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये मैंने ब्रीफ में एक बार यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार बता दिया आपको, ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में समझाया, फटाफट जल्दी में, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है, तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार के बारे में पता होगा। फिर भी अगर आपको लगेगा तो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूक्लिड डिवीजन लैमिनार के बारे में और स्टडी कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमें पहले एक बार एमसीक्यूज को कवर करना है सारे चैप्टर्स के, फिर उसके बाद क्या होगा, हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को और इजीली कवर कर लेंगे, ताकि क्या होगा, हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर पाए। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार के पेपर जो लास्ट रिमाइंडर आपका पास, सॉरी लास्ट जो मल्टीपल आएगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13। तो होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, देखिए जैसे कि आज हमने रियल नंबर से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, हालांकि अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो मे भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी, जो मुझे जहां तक लगता है, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, जो मतलब पेपर पैटर्न है। ठीक है, इस चैप्टर में से जो पैटर्न के बिहाफ पर पढ़ने वाले क्वेश्चंस है वो हम कवर कर चुके हैं, बट इसी के आगे क्वेश्चंस जो है वो इसी के सिमिलर है, लगभग इसी से सिमिलर। किसी में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसी में एलसीएम फाइंड आउट करना है, यूक्लिड डिवीजन अपना अप्लाई करना है, या टर्मिनेटिंग वैल्यूज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के बेसिस पे। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर रहिएगा, हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया, आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।